नमस्कार। एग्जाम कांकर चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं केदारनाथ मिश्रा। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस समय हम लोग करंट अफेयर्स की जो घटनासार वार्षिकी आती है उसका अध्ययन कर रहे हैं और उसमें अभी तक हम लोगों ने राष्ट्रीय घटनाक्रम और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम का जो वन लाइनर वाला पोर्शन है उसको खत्म कर लिया है। अब हम लोग पढ़ेंगे आर्थिक घटनाक्रम की वार्षिकी। ठीक है, तो अगर अभी तक आप लोगों ने राष्ट्रीय घटनाक्रम और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसकी हमने प्लेलिस्ट बना दी है। आप YouTube पे जाइए और एग्जाम कांकर चैनल को सर्च करिए और वहाँ प्लेलिस्ट में आपको इन दोनों राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम की वीडियो मिल जाएगी, उसे जरूर देख लीजिए। आगामी पीसीएस की परीक्षा, बिहार की परीक्षा के लिए और आरओ एआरओ के लिए भी यह बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। अब आज हम लोग पढ़ेंगे आर्थिक घटनाओं की वार्षिकी। यहाँ से भी कम से कम 3 से 4 प्रश्न पीसीएस की परीक्षा में बनते हैं। तो चलिए इन प्रश्नों को पढ़ लेते हैं। देखिए, जो ये वन लाइनर वाला पोर्शन है इसको हम लोग वन लाइनर की तरह ही पढ़ेंगे कि क्वेश्चन दिया और सीधे उसका आंसर देखेंगे और इसको क्विक शॉर्ट की तरह पढ़ते हुए चले जाएंगे। जब हम लोग डिस्क्रिप्टिव पोर्शन पढ़ेंगे तब उसमें एक एक चीज के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो अभी अपना जो टारगेट है ये वन लाइनर वाला है कि पहले पूरा वन लाइनर वाला पोर्शन पढ़ लेते हैं। ठीक है, हड़बड़ाइए नहीं। और करंट की तैयारी बेहतर होनी चाहिए क्योंकि 30 से 40 प्रश्न करंट अफेयर्स के पूछे जाते हैं पीसीएस परीक्षा में। जल्दबाजी बिल्कुल न करिए, आराम से पढ़िए, थोड़ा थोड़ा पढ़िए। अभी समय है करंट अफेयर्स को तैयार करने का, बाकी चीजें आप पढ़ते रहिए और एक टाइम करंट अफेयर्स जरूर पढ़िए। तो चलिए आज शुरू करते हैं। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं दोस्तों तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि कोई भी नई अपडेट वो सबसे पहले आपको मिले। और परीक्षा संबंधी महत्वपूर्ण खबरों की जानकारी के लिए और कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स प्राप्त करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ इन तथ्यों की पीडीएफ भी उपलब्ध रहती है और परीक्षा संबंधी महत्वपूर्ण खबरें भी वहाँ से आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो चलिए आज के प्रश्नों की श्रृंखला को शुरू करते हैं। देखिए, आज का पहला प्रश्न है, अक्टूबर 2024 में 4 अमृत फार्मेसियां खोलने वाली पहली कोयला कंपनी बनी। तो यह बनी है साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स या SECL लिमिटेड। ठीक है, तो 4 अमृत फार्मेसियां खोलने वाली जो पहली कोयला कंपनी बनी है वह साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड बनी है। ठीक है ना, SECL बनी है, SECL लिमिटेड। अब देखिए, ये अमृत फार्मेसियां क्या है? अमृत फार्मेसियां नागरिकों को सस्ते दर पे दवा उपलब्ध कराने की केंद्रीय योजना है। ठीक है, अब देखिए अमृत जो था, अमृत का जो वो है AMRIT। ठीक है ना, अब इसका फुल फॉर्म क्या है? अफोर्डेबल मेडिसिन एंड रिलायबल इम्प्लांट्स फॉर ट्रीटमेंट। ठीक है, अफोर्डेबल मेडिसिन फॉर रिलायबल इम्प्लांट्स फॉर ट्रीटमेंट। ठीक है ना, तो अमृत का फुल फॉर्म है ये। तो 4 अमृत फार्मेसियां खोलने वाली जो पहली कोयला कंपनी बनी है यह साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड बनी है। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अक्टूबर 2024 में भारत की पहली स्वदेशी बुलेट ट्रेन के निर्माण के लिए किस कंपनी से अनुबंध प्राप्त किया है? तो यह प्राप्त किया है भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड। ठीक है, भारत की पहली स्वदेशी बुलेट ट्रेन के निर्माण के लिए किस कंपनी ने अनुबंध प्राप्त किया है? तो भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड को स्वदेशी बुलेट ट्रेन के निर्माण के लिए अनुबंध प्राप्त हुआ है। ठीक है ना, याद रखिएगा, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड। ठीक है, BEML को भारत की पहली स्वदेशी बुलेट ट्रेन के निर्माण के लिए अनुबंध मिला है। ठीक है ना, नेक्स्ट देखते हैं, अक्टूबर 2024 में सिंगापुर में किस बैंक ने अपनी पहली शाखा खोली? तो वह है HDFC बैंक। HDFC बैंक ने अक्टूबर 2024 में सिंगापुर में अपनी पहली शाखा खोली है। याद रखिएगा कि किस बैंक ने सिंगापुर में अपनी पहली शाखा खोली है, तो HDFC बैंक ने अपनी पहली शाखा सिंगापुर में खोली है। ठीक है ना, नेक्स्ट देखते हैं, 17 अक्टूबर 2024 को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा जारी वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2024 में अत्यधिक गरीब लोगों की संख्या के मामले में
कौन सा देश शीर्ष पर है? तो देखिए भारत जो है 23.4 करोड़ लोगों के साथ शीर्ष गरीब देश है। ठीक है, अब देखिए इस प्रश्न को दो तरह से देखिए। पहला है कि वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो यह जारी किया जाता है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसके द्वारा जारी किया जाता है वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक। अब देखिए इस गरीबी सूचकांक में 2024 में गरीब लोगों की संख्या के मामले में शीर्ष देश कौन सा है? तो यह भारत है। कुल कितने गरीब बताए गए हैं यहाँ? तो 23.4 करोड़ लोगों को गरीब बताया गया। तो इस प्रश्न को तैयार रखिएगा, यह प्रश्न जरूर पूछा जा रहा है, इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा, ये पूछा जाएगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अक्टूबर 2024 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार सॉवरेन वेल्थ या संप्रभु धन निधि के मामले में किस शहर को दुनिया का सबसे अमीर शहर घोषित किया गया है? तो अबू धाबी जिसकी अनुमानित पूंजी 1.60 ट्रिलियन डॉलर है। ठीक है, तो अबू धाबी को दुनिया का सबसे अमीर शहर घोषित किया गया है। ठीक है ना, तो इंपॉर्टेंट है, दुनिया का सबसे अमीर शहर किसे घोषित किया गया है? सॉवरेन वेल्थ के मामले या संप्रभु धन निधि के मामले में तो अबू धाबी को घोषित किया गया। ठीक, और इसकी अनुमानित पूंजी कितनी है? 1.7 ट्रिलियन डॉलर। इस बात को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में भारतीय विकास और आर्थिक सहायता योजना आइडियाज के तहत भारत ने पहली बार किस देश को भारतीय रुपए में ऋण सुविधा प्रदान की है? तो यह है मॉरिशस। मॉरिशस को भारत ने भारतीय विकास और आर्थिक सहायता योजना यानी आइडियाज के तहत भारत ने पहली बार रुपए में ऋण प्रदान किया है। और भारत जो है यह ऐसे देशों की सहायता करने के लिए यह जो है आर्थिक सहायता योजना लेकर आया है जिसमें रुपए में ऋण देने की व्यवस्था की गई है। ठीक है ना, तो भारत विकास और आर्थिक सहायता योजना के नाम से इसे जानते हैं और इसके तहत भारतीय रुपए में ऋण सहायता उपलब्ध कराई जाती है और पहली बार भारत ने इसका उपयोग करते हुए मॉरिशस को ऋण दिया है। ठीक है ना, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए अक्टूबर 2024 में अर्धशुष्क उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के लिए अंतरराष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है डॉक्टर हिमांशु पाठक को। अर्धशुष्क उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के लिए अंतरराष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान का जो महानिदेशक नियुक्त किया गया है वह डॉक्टर हिमांशु पाठक को नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अंतरिक्ष क्षेत्र के विकास के लिए भारत सरकार ने 24 अक्टूबर 2024 को कितने करोड़ रुपए के वेंचर कैपिटल फंड को मंजूरी प्रदान की है? तो 1000 करोड़ रुपए। अंतरिक्ष क्षेत्र के विकास के लिए भारत सरकार ने 24 अक्टूबर 2024 को कितने करोड़ रुपए के वेंचर कैपिटल फंड को मंजूरी दी? तो 1000 करोड़ रुपए की। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला पॉइंट है, देखिए अगला पॉइंट है अक्टूबर 2024 में इंटरनेशनल कॉपर एसोसिएशन में कौन सी भारतीय कंपनी शामिल की गई है? तो यह शामिल की गई है आदित्य बिरला समूह की कंपनी हिंडाल्को। अब देखिए हिंडाल्को कहाँ स्थित है? रेणुकूट में स्थित है, तो यह और इंपॉर्टेंट हो जाता है यूपीपीसीएस की परीक्षा के लिए। तो इंटरनेशनल कॉपर एसोसिएशन में कौन सी भारतीय कंपनी शामिल की गई? तो हिंडाल्को कंपनी को इंटरनेशनल कॉपर एसोसिएशन में शामिल कर लिया गया है और यह कंपनी है आदित्य बिरला समूह की। तो इन दोनों तथ्यों को याद रखिएगा कि इंटरनेशनल कॉपर एसोसिएशन में किस भारतीय कंपनी को शामिल किया गया है? तो हिंडाल्को को, और यह आदित्य बिरला समूह की कंपनी है। ठीक है ना, नेक्स्ट देखते हैं। अक्टूबर 2024 में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 2024 में भारत के राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक योगदान किस राज्य का है? तो देखिए महाराष्ट्र का है। आपको पता है महाराष्ट्र देश की आर्थिक राजधानी भी है
और जो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने अपने आंकड़े दिए हैं उसके अनुसार भारत की जो जीडीपी है इसमें सर्वाधिक योगदान महाराष्ट्र राज्य का है, और कितना है, 13.30%। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, दोनों इंपॉर्टेंट है। परसेंट भी याद रखिएगा कि भारत की जीडीपी में योगदान कितना है, ऐसे ही पूछा जा सकता है कि महाराष्ट्र राज्य का भारत की जीडीपी में कितना योगदान है, तो वह है सर्वाधिक 13.30%। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, जीडीपी में सर्वाधिक योगदान किस राज्य का है भारत की जीडीपी में, तो महाराष्ट्र का है। ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, गुजरात के गांधीनगर में अक्टूबर 2024 में आयोजित 17वें अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन और प्रदर्शनी 2024 में किस शहर को सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली वाला शहर का सम्मान दिया गया, तो वह है भुवनेश्वर। भुवनेश्वर शहर को सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली वाला शहर का सम्मान दिया गया है। अब देखिए, इसमें दो प्रश्न बनते हैं। एक, 17वां अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, एक प्रश्न ये बन जाता है। तो यह आयोजित किया गया गुजरात के गांधीनगर में। ठीक है, या तो इसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि हाल ही में अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, तो गुजरात के गांधीनगर में, ये इंपॉर्टेंट हो गया। दूसरा, इसमें किस शहर को सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली वाला शहर बताया गया है, तो यह है भुवनेश्वर उड़ीसा को। भुवनेश्वर उड़ीसा को सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली वाला शहर बताया गया है। ठीक है ना, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अक्टूबर 2024 में केंद्र सरकार ने किस सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी को 14वीं महारत्न कंपनी का दर्जा प्रदान किया, तो यह प्रदान किया हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। भारत की 14वीं महारत्न कंपनी कौन बन गई है, तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड या HAL। HAL को भारत की 14वीं महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, बस इतना याद रखिए कि भारत की कौन सी कंपनी है जो 14वीं महारत्न कंपनी का दर्जा पाई है, तो वह है HAL या हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ठीक है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं, अक्टूबर 2024 में नाबार्ड द्वारा जारी किए गए ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंक्लूजन सर्वे 2021-22 रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021-22 में ग्रामीण परिवारों की औसत मासिक आय कितनी है, तो यह है 1269 रुपया। ठीक है, नाबार्ड ने एक सर्वे किया जिसको नाम उसने दिया ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंक्लूजन सर्वे 2021-22। अब इस रिपोर्ट के अनुसार उसने जो है वर्ष 2021-22 में ग्रामीण परिवारों की औसत मासिक आय के बारे में बताया है कि यह 1269 रुपया है। इस रिपोर्ट के बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे क्योंकि इसमें कई विषयों के बारे में इसने अध्ययन किया है इस रिपोर्ट ने, और हर टॉपिक को हम टच करेंगे क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नाबार्ड द्वारा जारी जो ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंक्लूजन सर्वे 2021-22 रिपोर्ट है, उसके अनुसार 2021-22 में ग्रामीण परिवारों की औसत मासिक आय कितनी है, 1269 रुपए। ठीक है। नेक्स्ट, प्रसिद्ध उद्योगपति रतन टाटा की मृत्यु के बाद किसे उनकी जगह टाटा ट्रस्ट का नया अध्यक्ष बनाया गया, तो वह है नोएल टाटा। नोएल टाटा क्या है, रतन टाटा के चचेरे भाई हैं, और रतन टाटा की मृत्यु के बाद नोएल टाटा को उनकी जगह टाटा ट्रस्ट का नया अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, अक्टूबर 2024 में जारी वैश्विक GNI ग्रॉस नेशनल इनकम रैंकिंग 2024 में कौन सा देश सकल राष्ट्रीय आय के मामले में शीर्ष पर है। देखिए, अक्टूबर 2024 में जारी वैश्विक GNI ग्रॉस नेशनल इनकम रैंकिंग 2024 में कौन सा देश सकल राष्ट्रीय आय के मामले में शीर्ष पर है, तो वह है बरमूडा। ठीक है, बरमूडा जो है सकल राष्ट्रीय आय के मामले में दुनिया में शीर्ष पे है, और इसका जो सकल राष्ट्रीय आय है वो कितना है, $1,26,210। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि सकल राष्ट्रीय आय वैश्विक GNI में कौन सा देश शीर्ष स्थान पे है, तो वह है बरमूडा, और जिसकी सकल राष्ट्रीय आय है $1,26,210। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, यह कंसर्न वर्ल्ड वाइड
और वेल्ट हंगर हिल्फ द्वारा संयुक्त रूप से अक्टूबर 2024 में जारी दुनिया के 127 देशों की ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट 2024 में भारत को कौन सी रैंक मिली है? तो यह मिली है 105वीं। अब देखिए कुल कितने देश इसमें शामिल है, तो 127 देश शामिल है और भारत को रैंक कितनी मिली है? 105वीं रैंक मिली है। मतलब भारत की हालत ग्लोबल हंगर इंडेक्स में खराब है। अब देखिए इस रिपोर्ट को लेके बहुत बवाल हुआ था क्योंकि पाकिस्तान को भारत से अच्छी स्थिति में दिखाया गया है, जबकि खबरें जो मिलती हैं उसके अनुसार पाकिस्तान में लोग दाने दाने के लिए मोहताज हैं और रोटी के लिए लड़ाई होती है। लेकिन फिर भी यह रिपोर्ट है तो आप इसे याद रखिए। ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट 2024 में भारत को जो रैंक मिली है वो 105वीं रैंक मिली है। कुल देश कितने शामिल थे इस रिपोर्ट के लिए? तो 127 देश सम्मिलित थे। ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, सितंबर 2024 तक भारत के विदेशी मुद्रा भंडार ने पहली बार कौन सा मील का पत्थर प्राप्त किया है? तो यह है 700 बिलियन अमेरिकी डॉलर। अब देखिए इस तरह के प्रश्न इस समय लोक सेवा आयोग टैकल करता है। अब देखिए महीना याद रखिए, सितंबर 2024 में, और भारत के जो विदेशी मुद्रा भंडार है उसने 700 बिलियन डॉलर का जो है टारगेट पूरा कर लिया है। तो यह एक भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है और मोस्ट इम्पोर्टेंट है परीक्षा के लिए। आप इसे याद रखिएगा कि भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो पहली बार सितंबर 2024 में 700 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचा है। ठीक है ना, मतलब उसके पार चला गया है। अब देखिए 27 सितंबर 2024 तक भारत का कुल विदेशी मुद्रा भंडार 704.89 बिलियन डॉलर था। इसके साथ ही भारत चीन, स्विट्जरलैंड और जापान के बाद विदेशी मुद्रा भंडार वाला चौथा सबसे बड़ा देश बन गया है। अब देखिए इसमें प्रश्नों की संख्या 2 से 3 हो गई, इसको मैं क्रमबद्ध तरीके से आपको समझा देता हूँ। देखिए दिया है, अगर प्रश्न पूछा जाए कि भारत ने पहली बार 700 बिलियन अमेरिकी डॉलर का जो भारत का विदेशी मुद्रा भंडार है उसको, उस बिंदु को कब पार किया? तो सितंबर 2024 में जो भारत का विदेशी मुद्रा भंडार है वो 700 बिलियन डॉलर को पार कर गया। अब देखिए 700 बिलियन डॉलर को पार करते ही अब दूसरा प्रश्न बन जाता है कि भारत विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में दुनिया में किस स्थान पे है? तो भारत विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में दुनिया में चौथे स्थान पे है। देखिए पहले स्थान पे है चाइना, दूसरे स्थान पे है स्विट्जरलैंड और तीसरे स्थान पे है जापान। उसके बाद भारत जो है चौथे स्थान पे है। विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में दुनिया में भारत चौथे स्थान पे है। इस प्रश्न को ऐसे ही याद रखिएगा, इसी रूप में यह प्रश्न पूछा जाएगा कि विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में भारत किस स्थान पे है? तो चौथे स्थान पे है। दूसरा प्रश्न इसमें बन सकता है कि कौन से देश ऐसे हैं जो भारत से विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में आगे हैं? तो देखिए वह है चीन, स्विट्जरलैंड और जापान। तो ये स्विट्जरलैंड और जापान को याद रखना कठिन है, आप इन्हें रट लीजिएगा कि चीन, स्विट्जरलैंड और जापान जो है भारत से विदेशी मुद्रा के मामले में आगे हैं और भारत इन तीन के बाद चौथे स्थान पे बना हुआ है। ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, अक्टूबर 2024 में भारतीय रिजर्व बैंक ने मालदीव मौद्रिक प्राधिकरण के साथ कितने मिलियन डॉलर के मुद्रा विनिमय समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो यह है 400 मिलियन डॉलर। भारतीय रिजर्व बैंक ने अक्टूबर 2024 में मालदीव मौद्रिक प्राधिकरण के साथ कितने मिलियन डॉलर के मुद्रा विनिमय समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो 400 मिलियन डॉलर के मुद्रा विनिमय समझौते पर हस्ताक्षर हुआ है भारत व मालदीव के बीच। आपको पता है कि मालदीव के जो राष्ट्रपति थे मोहम्मद मोइज्जू, कुछ दिन तक तो गर्मी बहुत रही लेकिन भारत के थोड़ा सा एक्शन लेते ही मालदीव घुटनों पे आ गया और उसके बाद जो है मोहम्मद मोइज्जू भारत की यात्रा पर भी आए। और देखिए लगातार हम उनके बारे में बता रहे हैं कि भारत ने क्या क्या सुविधाएं उनको प्रदान की। तो अभी भारतीय रिजर्व बैंक ने मालदीव मौद्रिक प्राधिकरण को मुद्रा विनिमय समझौते पर हस्ताक्षर किया और 400 मिलियन डॉलर के मुद्रा विनिमय पे इनका समझौता हुआ है। ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किस बैंक ने भारत में 500 मिलियन डॉलर का जलवायु ऋण प्रदान करने के लिए विश्व बैंक की संस्था इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन यानी आईएफसी के साथ समझौता किया है? तो वह है एक्सिस बैंक। अब देखिए प्रश्न को आराम से समझिए, किस बैंक ने भारत में 500 मिलियन डॉलर
जलवायु ऋण प्रदान करने के लिए, यह बिंदु याद रखिएगा, ये फोकस पॉइंट है। जलवायु ऋण प्रदान करने के लिए विश्व बैंक की संस्था इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन या आईएफसी के साथ समझौता किया है, तो एक्सिस बैंक। ठीक है, अब इस प्रश्न को ऐसे याद रखिएगा, जलवायु ऋण प्रदान करने के लिए किस भारतीय बैंक ने इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन या विश्व बैंक से जो है विश्व बैंक की संस्था के साथ समझौता किया है, और कितने धन का समझौता किया है, तो $500 मिलियन का समझौता किया है एक्सिस बैंक ने। इस प्रश्न को ऐसे भी याद रखिएगा, हाल ही में किस भारतीय बैंक ने जलवायु ऋण प्रदान करने के लिए विश्व बैंक से $500 मिलियन का समझौता किया है, तो यह है एक्सिस बैंक। और इम्पोर्टेंट है, जलवायु ऋण प्रदान करने के लिए कौन सा बैंक भारत में जलवायु ऋण प्रदान कर रहा है, तो वह है एक्सिस बैंक। तो इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 करोड़ युवाओं को शीर्ष 500 कंपनियों में इंटर्नशिप का अवसर प्रदान करने से संबंधित प्रधानमंत्री इंटर्नशिप स्कीम को कब लॉन्च किया, तो यह लॉन्च किया है 3 अक्टूबर 2024 को। 3 अक्टूबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के 1 करोड़ युवाओं को शीर्ष 500 कंपनियों में इंटर्नशिप का अवसर प्रदान करने से संबंधित प्रधानमंत्री इंटर्नशिप स्कीम को लॉन्च किया है, ठीक है ना। ये डेट याद रखिएगा 3 अक्टूबर को, या आप ऐसे याद रखिए गांधी जयंती यानी 2 अक्टूबर के जस्ट अगले दिन यानी 3 अक्टूबर को। और देखिए इसका रिस्पांस ऐसे रहा, जैसे ही इसमें रजिस्ट्रेशन के लिए साइट खोली गई, धड़ाधड़ युवाओं ने इसमें रजिस्ट्रेशन किया है, ठीक है। हम खबरों में पढ़े थे कि धड़ाधड़ युवाओं ने इसमें रजिस्ट्रेशन किया इंटर्नशिप के लिए, ठीक है। तो 3 अक्टूबर 2024 को शीर्ष 500 कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप का अवसर प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री इंटर्नशिप स्कीम को लॉन्च किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, सितंबर 2024 में विमानन मंत्रालय ने भारत में किस नई एयरलाइन के परिचालन को मंजूरी दी, तो शंख एयरलाइन। शंख एयरलाइन पे शंख बना हुआ भी है, ठीक है। तो मुख्यतः उत्तर प्रदेश का है ये। तो विमानन मंत्रालय ने भारत में किस नई एयरलाइन को परिचालन की मंजूरी दी है, तो शंख एयरलाइन को परिचालन की मंजूरी भारत सरकार ने दिया है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, इसे पूछा जा सकता है क्योंकि इसका संबंध यूपी से भी है, ठीक है ना। तो शंख एयरलाइन के बारे में याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए ये उसी के संबंध में शंख एयरलाइन के मामले में शंख एयर की वेबसाइट के अनुसार यह उत्तर प्रदेश की पहली एयरलाइन होगी। तो शंख एयरलाइन किसकी है, उत्तर प्रदेश की पहली एयरलाइन है शंख लाइन। तो ये इंपॉर्टेंट है, हमने आपको पहले ही बताया कि इसे याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अक्टूबर 2024 में केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत किस वर्ष तक मुफ्त अनाज प्रदान करने की घोषणा की, तो दिसंबर 2028 तक। देखिए जो इस समय 35 किलो अनाज दिया जा रहा है गरीबों को, इस योजना को अब आगे बढ़ा करके दिसंबर 2028 तक कर दिया गया। तो केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत जो मुफ्त अनाज प्रदान करने का वो है, उसे दिसंबर 2028 तक बढ़ा करके कर दिया है। मुफ्त अनाज प्रदान करने की योजना को दिसंबर 2028 तक आगे बढ़ा दिया है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, देखिए अगला पॉइंट है, सितंबर 2024 के आखिरी सप्ताह में ऑस्ट्रेलियन थिंक टैंक लोवी इंस्टीट्यूट द्वारा जारी एशिया पावर इंडेक्स 2024 में भारत ने किस देश को पिछाड़कर तीसरा स्थान प्राप्त किया, तो देखिए जापान को। अब इसमें दो प्रश्न देखिए, दो तरीके से पूछा जा सकता है। एक तो पूछा जा सकता है कि एशिया पावर इंडेक्स 2024 में भारत का जो स्थान है वो कौन सा है, तो यह है तीसरा स्थान, पहला पॉइंट हो गया, ठीक। अब दूसरे तरीके से अगर प्रश्न पूछा जाएगा तो यह पूछा जा सकता है कि भारत ने किस देश को पिछाड़कर यह तीसरा स्थान प्राप्त किया है, तो जापान को, ठीक है। तो भारत ने जापान को पिछाड़कर यह तीसरा स्थान प्राप्त किया है, ठीक।
तो देखिए एशिया पावर इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है, यह ऑस्ट्रेलियन थिंक टैंक है लोवी इंस्टीट्यूट, उसके द्वारा जारी किया जाता है। और इसमें भारत का स्थान है तीसरा, और तीसरा स्थान प्राप्त करने के लिए भारत ने जापान को पीछे किया। ठीक है ना, तो ये पूरा पॉइंट याद हो गया, यह इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, हाल ही में भारतीय खाद्य निगम एफसीआई द्वारा, किसके द्वारा, एफसीआई द्वारा किस नाम से नई एकीकृत आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन प्रणाली लॉन्च की गई है। एकीकृत आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन प्रणाली लॉन्च की गई है, तो अन्न दर्पण। ठीक है, एफसीआई ने हाल ही में एकीकृत आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन प्रणाली लॉन्च की है, किस नाम से लॉन्च किया है, अन्न दर्पण के नाम से। ठीक है ना, इसके बारे में हम लोग जब डिस्क्रिप्टिव पढ़ेंगे तो इसके बारे में जानेंगे, यह इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, नेक्स्ट देख लेते हैं, सितंबर 2024 में टाटा स्टील ने भारत की सबसे बड़ी ब्लास्ट फर्नेस सुविधा कहाँ प्रारंभ की है, तो यह प्रारंभ की है कलिंग नगर उड़ीसा में। कलिंग नगर उड़ीसा में टाटा स्टील ने भारत की सबसे बड़ी ब्लास्ट फर्नेस सुविधा प्रारंभ की है। अब देखिए ब्लास्ट फर्नेस क्या होता है कि जो वो होती हैं बड़ी बड़ी इसकी कंपनियां होती हैं स्टील की, लोहे की, तो वहां पे धातुओं को गलाने के लिए ब्लास्ट फर्नेस का यूज किया जाता है। और टाटा स्टील ने भारत की जो सबसे बड़ी ब्लास्ट फर्नेस सुविधा है उसका प्रारंभ कलिंग नगर उड़ीसा में किया है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। देखिए सितंबर 2024 में खाद्य और सार्वजनिक वितरण प्रणाली मंत्री, किसने, सितंबर 2024 में खाद्य और सार्वजनिक वितरण प्रणाली मंत्री प्रहलाद जोशी की टिप्पणी के अनुसार भारत वैश्विक स्तर पर इथेनॉल के उत्पादन में किस स्थान पे है, तो यह तीसरे स्थान पर। देखिए भारत वैश्विक स्तर पर इथेनॉल के उत्पादन में तीसरे स्थान पे है। ठीक है ना, तो इसे याद रखिएगा। अब देखिए इसके पहला और दूसरा स्थान कौन सा है, इसको जान लेते हैं कि पहले और दूसरे स्थान पे कौन है। तो देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका जो है, अमेरिका इथेनॉल उत्पादन में दुनिया का नंबर 1 है दुनिया में, और दूसरा जो प्रमुख देश है इथेनॉल उत्पादन में वह है ब्राजील। इस प्रकार अमेरिका और ब्राजील के बाद भारत इथेनॉल उत्पादन में तीसरे स्थान पे है। तो इसे याद रखिएगा। खाद्य और सार्वजनिक वितरण प्रणाली मंत्री प्रहलाद जोशी ने एक टिप्पणी किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत वैश्विक स्तर पर इथेनॉल के उत्पादन में तीसरे स्थान पे है। पहले स्थान पे अमेरिका है, दूसरे पे ब्राजील, और भारत तीसरे स्थान पे है। इसे याद रखिएगा और इम्पोर्टेंट है क्योंकि इथेनॉल इस समय चर्चित पॉइंट है। ठीक है ना, नेक्स्ट देखते हैं। सितंबर 2024 में एशियाई विकास बैंक एडीबी द्वारा जारी एशिया डेवलपमेंट आउटलुक 2024 रिपोर्ट में 2024-25 और 2025-26 में भारतीय अर्थव्यवस्था की जो विकास दर है वो कितनी अनुमानित है, तो वह है क्रमशः 7% और 7.2%। एडीबी यानी एशियाई विकास बैंक ने जो एशिया डेवलपमेंट आउटलुक 2024 रिपोर्ट जारी की है उसके अनुसार 2024-25 और 25-26 में जो भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर है वह है 7%, मतलब 2024-25 में 7% और 2025-26 में 7.2% रहने का अनुमान लगाया गया है। ठीक है ना, याद रखिएगा एडीबी का आंकड़ा है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं। अक्टूबर 2024 में आरबीआई ने मौद्रिक नीति समिति में सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया है, तो वह नियुक्त किया है प्रोफेसर राम सिंह, सौगत भट्टाचार्य और नागेश कुमार को। अब देखिए आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति में जो शामिल हुए सदस्य हैं उनके नाम पूछे जा सकते हैं परीक्षा में, और वह जो है नाम है प्रोफेसर राम सिंह, सौगत भट्टाचार्य और नागेश कुमार। इन्हें याद रखिएगा, ये आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति में सदस्य के रूप में शामिल हुए। ठीक है ना, नेक्स्ट देखते हैं। केंद्र सरकार ने प्रत्यक्ष कर विवाद समाधान योजना विवाद से विश्वास 2.0 को कब से शुरू किया है, तो यह शुरू किया है 1 अक्टूबर 2024 में। केंद्र सरकार ने जो प्रत्यक्ष कर विवाद समाधान योजना है
विवाद से विश्वास 2.0 को कब से शुरू किया है? तो 1 अक्टूबर 2024 से शुरू किया है। देखिए, इससे संबंध में प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि विवाद से विश्वास योजना किससे संबंधित है? तो यह प्रत्यक्ष कर से है, अप्रत्यक्ष कर से है, या किसी अन्य से, ऐसा दिया जा सकता है। तो आप जानिए कि विवाद से विश्वास योजना प्रत्यक्ष कर के विवाद के समाधान से संबंधित है, ठीक है ना। और इसकी शुरुआत जो इसका 2.0 है, दूसरे वर्जन की शुरुआत हुई है 1 अक्टूबर 2024 से, ठीक है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं, सितंबर 2024 में जारी MSCI ऑल कंट्री वर्ल्ड इन्वेस्टेबल मार्केट इंडेक्स 2024 में भारत चीन को पीछे छोड़ते हुए वैश्विक स्तर पर सबसे बड़े बाजारों में किस स्थान पर है? तो यह है 6ठे स्थान पर। फिर से देखिए, सितंबर 2024 में जारी MSCI ऑल कंट्री वर्ल्ड इन्वेस्टेबल मार्केट इंडेक्स 2024 में भारत चीन को पीछे छोड़ते हुए वैश्विक स्तर पर सबसे बड़े बाजारों में किस स्थान पे है? तो भारत को वैश्विक स्तर पर सबसे बड़े बाजारों में 6ठा स्थान दिया गया है, और इसने इस मामले में चीन को पीछे छोड़ दिया है और भारत को सबसे बड़ा बाजार 6ठवें नंबर का घोषित किया गया है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए, वह कंपनी जिसने हाल ही में बिहार में पहाड़ियों पर वनीकरण के लिए अरण्य परियोजना शुरू की है, तो वह है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। अब देखिए, इस प्रश्न को ऐसे समझिए, अगर पूछा जाए कि अरण्य परियोजना किससे संबंधित है, तो यह वनीकरण से संबंधित है या वनों को लगाने से संबंधित है, ठीक है ना। दूसरी चीज, अरण्य परियोजना की शुरुआत कहाँ की गई है? तो बिहार राज्य में की गई है, और पहाड़ियों पर वनीकरण के लिए इस परियोजना की शुरुआत की गई है। और इस किसने शुरू किया है? BPCL ने, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपी PCS के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और बिहार PCS के लिए प्रश्न आउट है, यह जरूर पूछा जाएगा, ठीक है ना। अरण्य परियोजना का संबंध किससे है? बिहार में पहाड़ियों पर वनीकरण के लिए भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने अरण्य परियोजना की शुरुआत की है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 19 सितंबर 2024 को महिलाओं को सशक्त बनाने, कुपोषण से लड़ने, दूध खरीद बढ़ाने और सहकारी समितियों को मजबूत करने के लिए किस योजना की शुरुआत की? तो वह है श्वेत क्रांति 2.0। देखिए, केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री हैं अमित शाह, इन्होंने श्वेत क्रांति 2.0 की शुरुआत की है। अब श्वेत क्रांति 2.0 जो है, उसका जो मुख्य टारगेट है वो क्या है? उसका मुख्य टारगेट है महिलाओं को सशक्त बनाना, कुपोषण से लड़ने, दूध खरीद को बढ़ाने और सहकारिता समितियों को मजबूत करना, ठीक है ना। तो इस बिंदु को याद रखिएगा। इसका श्वेत क्रांति का जो एक बड़ा लक्ष्य है वह महिलाओं को सशक्त बनाना, मतलब महिलाओं को इसमें टारगेट करके कार्य किया गया है और उनको सशक्त बनाने का पूरा प्रयास किया जाएगा श्वेत क्रांति 2.0 के माध्यम से, ठीक है ना। नेक्स्ट है, सितंबर में भारत में FSSAI फसाई द्वारा आयोजित विश्व खाद्य भारत 2024 सम्मेलन का भागीदार देश कौन सा था? तो देखिए, जापान। सितंबर में भारत में फसाई द्वारा आयोजित विश्व खाद्य भारत 2024 सम्मेलन का भागीदार देश कौन था? तो यह है जापान। जापान विश्व खाद्य भारत 2024 सम्मेलन का भागीदार देश था, ठीक है ना। तो यह इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। अब देखिए, ये FSSAI मतलब फूड, देखिए ये है FSSAI मतलब फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया होता है FSSAI का फुल फॉर्म। और इसने जो है विश्व खाद्य भारत 2024 सम्मेलन का आयोजन किया था, और इसमें भारत भागीदार देश था जापान। इसे याद रखिएगा, यह प्रश्न में आने की संभावना इसके परीक्षा में जरूर है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं,
इस देखिए इसमें और दिया है, इस सम्मेलन में वियतनाम तथा ईरान ने फोकस देश के रूप में हिस्सा लिया। किन दो देशों ने? वियतनाम तथा ईरान ने फोकस देश के रूप में हिस्सा लिया था। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। सितंबर 2024 में ब्लॉकचेन एनालिटिक्स कंपनी चैनेलिसिस की एक रिपोर्ट के अनुसार क्रिप्टो अपनाने वाला दुनिया का शीर्ष देश कौन सा है? तो वह है भारत। देखिए भारत दुनिया का शीर्ष देश बताया गया है क्रिप्टो अपनाने वाले मामले में। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है कि ब्लॉकचेन एनालिटिक्स कंपनी चैनेलिसिस की एक रिपोर्ट के अनुसार क्रिप्टो करेंसी अपनाने वाला दुनिया का शीर्ष देश कौन सा बन गया है? तो भारत बन गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्रिप्टो करेंसी के मामले में भारत नंबर 1 बन गया है क्रिप्टो करेंसी अपनाने वाले देशों में। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए सितंबर 2024 में प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन द्वारा जारी दुनिया की सर्वश्रेष्ठ कंपनियों की सूची में भारतीय कंपनियों में किसे शीर्ष स्थान मिला है? तो यह मिला है HCL टेक को। HCL टेक को दुनिया की सर्वश्रेष्ठ कंपनियों की सूची में भारतीय कंपनी के रूप में शीर्ष स्थान मिला है। और यह कौन जारी करता है? टाइम मैगजीन। ठीक है ना, टाइम मैगजीन द्वारा जारी दुनिया की सर्वश्रेष्ठ कंपनियों की सूची में भारतीय कंपनियों में जो शीर्ष स्थान पाया है वो कौन पाया है? HCL टेक को। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अप्रैल से जुलाई 2024 में 81 लाख करोड़ रुपए का लेन देन करने वाला दुनिया का शीर्ष प्लेटफॉर्म कौन बन गया? तो यूपीआई। देखिए भारत के यूपीआई ने दुनिया में धमाल मचाया है। सब जितने तकनीकी से समृद्ध देश हैं सब भारत के यूपीआई की बार बार सराहना कर रहे हैं। और भारत की यूपीआई ने अप्रैल से जुलाई 2024 में 81 लाख करोड़ रुपए का लेन देन किया है। और यह दुनिया का शीर्ष प्लेटफॉर्म है इतने रुपए का लेन देन करने वाला। ठीक है ना, तो इसे याद रखिएगा। यूपीआई भारत की बहुत ही यूनिक चीज है और जिसकी डिमांड पूरी दुनिया में है। तो भारत का जो यूपीआई है वह दुनिया में 81 लाख करोड़ रुपए का लेन देन करने वाला शीर्ष प्लेटफॉर्म बना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में किसने अपने यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी यूपीआई प्लेटफॉर्म पर यूपीआई सर्कल नामक नई सुविधा शुरू की है? तो नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCIL ही यूपीआई को चलाती है। ठीक है ना, तो इसने है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस प्लेटफॉर्म पर यूपीआई सर्कल नामक एक नई सुविधा की शुरुआत की है। तो इसे याद रखिएगा, NPCIL नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ही यूपीआई को चलाती है। ठीक है ना, नेक्स्ट देखते हैं। वह बैंक जिसने हाल ही में वीजा के साथ साझेदारी में प्राइमस क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है तो वह है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक ने वीजा के साथ साझेदारी करके प्राइमस क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। ठीक है ना, तो इसे याद रखिएगा। वीजा के साथ साझेदारी द्वारा प्राइमस क्रेडिट कार्ड किसने लॉन्च किया है? एक्सिस बैंक ने लॉन्च किया। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए अब देखिए वर्ष 2024 में विश्व बैंक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट के स्थान पर व्यवसाय में प्रवेश, श्रम, वित्तीय सेवाएं, अंतरराष्ट्रीय व्यापार और कराधान पर केंद्रित किस नाम की रिपोर्ट जारी करेगा? तो यह जारी करेगा बी रेडी रिपोर्ट। ठीक है, जो विश्व बैंक है वह अब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट जारी नहीं करेगा। उसके स्थान पर व्यवसाय में प्रवेश, श्रम, वित्तीय सेवाएं, अंतरराष्ट्रीय व्यापार और कराधान पर केंद्रित एक रिपोर्ट जारी करेगा जिसे बी रेडी रिपोर्ट के नाम से जाना जाएगा। अब देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि बी रेडी रिपोर्ट कौन जारी करता है तो वह विश्व बैंक जारी करता है और इसने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट के स्थान पर बी रेडी रिपोर्ट जारी करने का फैसला किया है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्या है? बी रेडी रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो यह वर्ल्ड बैंक जारी करेगा। ठीक है ना, नेक्स्ट देख लेते हैं। किसे वित्त मंत्रालय के तहत भारत का नया वित्त सचिव नियुक्त किया गया है? तो यह है तुहिन कांत पांडे। तुहिन कांत पांडे को भारत का नया वित्त सचिव नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। सितंबर 2024 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन की अध्यक्षता में हुई जीएसटी परिषद की बैठक में कैंसर की दवा पर जीएसटी दर को 12% से घटाकर कितना कर दिया गया? 5%। कैंसर की दवा पर जीएसटी को 12% से घटाकर
5% कर दिया गया है। सरकार को चाहिए कि इस दवा को 5% का जीएसटी टैक्स से भी हटाकर 0% कर देना चाहिए, क्योंकि यह दवा वर्तमान में बहुत आवश्यक है और जो मेडिकल फैसिलिटी है वह लोगों तक पहुंच नहीं पा रही है और लोग कैंसर की बीमारी लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में दवा के खर्चे को कम करने के लिए सरकार को जीएसटी कैंसर की दवाओं से पूरी तरह से जीएसटी को हटा लेना चाहिए। लेकिन अभी हाल ही में जब जीएसटी परिषद की बैठक हुई तो जीएसटी पे जो कैंसर की दवाओं पे जो जीएसटी था वो 12% से घट करके 5% हो गया है। ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किस कंपनी ने ब्रेल लिपि में भारत की पहली स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी लॉन्च की है? तो स्टार हेल्थ ने। स्टार हेल्थ ने दिव्यांगों के लिए ब्रेल लिपि में भारत की पहली स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी लॉन्च की है। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है। ब्रेल लिपि में भारत की पहली स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी किसने लॉन्च की है? स्टार हेल्थ ने। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए सितंबर 2024 में किस राज्य ने नीति आयोग की तरह थिंक टैंक के रूप में ग्रिट को लॉन्च किया है? तो यह है गुजरात। नीति की जगह ग्रिट लॉन्च किया है गुजरात ने। ठीक है ना, यह एक गुजरात का थिंक टैंक है। ठीक है, तो नीति आयोग की तरह थिंक टैंक के रूप में ग्रिट को किसने लॉन्च किया है? गुजरात ने लॉन्च किया है। अब देखिए ये जो ग्रिट है ना, ग्रिट का फुल फॉर्म क्या है? ग्रिट का फुल फॉर्म है गुजरात स्टेट इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, गुजरात स्टेट इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, ये ग्रिट का फुल फॉर्म है। और नीति आयोग की तर्ज पर गुजरात ने ग्रिट नामक एक थिंक टैंक है, ये इस थिंक टैंक को लॉन्च किया है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में भारत सरकार ने मानवीय सहायता के रूप में किन देशों को खाद्यान्न भेजा है? तो देखिए मलावी, जाम्बिया और जिम्बाब्वे, इन देशों में भुखमरी जैसे हालात हैं और भारत सरकार ने मानवीय सहायता के रूप में इन देशों को खाद्यान्न भेजा है। तो यह इंपॉर्टेंट है, अपनी तरफ से पहल करते हुए भारत सरकार ने मानवीय सहायता के रूप में मलावी, जाम्बिया और जिम्बाब्वे को खाद्यान्न भेजा है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, देखिए सितंबर 2024 में भारत सरकार को 52.8 मिलियन डॉलर मूल्य का हाई एल्टीट्यूड एंटी सबमरीन वारफेयर सोनोबाय बेचने की घोषणा किस देश ने की? तो यह किया अमेरिका ने। अमेरिका से भारत का एंटी सबमरीन वारफेयर सोनोबाय खरीदने का समझौता हुआ है और अमेरिका ने सितंबर 2024 में यह घोषणा की कि 52.8 मिलियन डॉलर मूल्य का हाई एल्टीट्यूड एंटी सबमरीन वारफेयर, जिसका नाम है सोनोबाय, वह भारत को बेच रहा है। ठीक है ना, तो इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर पूछा जाए प्रश्न में कि सोनोबाय क्या है, तो यह एंटी सबमरीन एक मिसाइल है। ठीक है, और इसे अमेरिका से भारत खरीद रहा है। टोटल जो समझौता है वो 52.8 मिलियन डॉलर का है। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सितंबर 2024 में जारी यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट के अनुसार 2024 में दुनिया का सबसे अच्छा देश कौन सा है? तो यह है स्विट्जरलैंड। देखिए सितंबर 2024 में जारी यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट के अनुसार 2024 में दुनिया का सबसे अच्छा देश है स्विट्जरलैंड, और यह इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, इसे याद रखिएगा। देखिए 9 सितंबर 2024 को पीसीएएफ पार्टनरशिप फॉर कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंशियल्स में शामिल होने वाला प्रमुख भारतीय बैंक कौन बन गया है, जो अपनी अप्रत्यक्ष उत्सर्जन को प्रतिबंधित और कम करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाता है? तो यह है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। इस प्रश्न को याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको फिर से पढ़ते हैं। देखिए 9 सितंबर 2024 को पीसीएएफ यानी पार्टनरशिप फॉर कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंशियल में शामिल होने वाला प्रमुख भारतीय बैंक कौन सा है, जो अपनी उत्सर्जन को प्रतिबंधित करने, अपने अप्रत्यक्ष उत्सर्जन को प्रबंधित करने और कम करने के लिए प्रतिबद्धता दर्शाता है? वह है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पार्टनरशिप फॉर कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंशियल में शामिल हो गया है और यह जो है अब जो इसका अप्रत्यक्ष उत्सर्जन है उसको कम करेगा। ठीक है ना, उसके लिए इसने ये समझौता किया है और यह भारत का
पहला बैंक है, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में जेंसोल इंजीनियरिंग लिमिटेड और मैट्रिक्स गैस एंड रिन्यूएबल लिमिटेड ने महाराष्ट्र में कहां पर भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन वैली विकसित करने के लिए साझेदारी की घोषणा की है, तो वह है पुणे में। अब देखिए इस प्रश्न को ऐसे समझ लीजिए आसानी से कि भारत में कहां पर भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन वैली विकसित करने की योजना चल रही है, तो वह है पुणे में। अब देखिए इस योजना में कौन कौन शामिल है, तो जेंसोल इंजीनियरिंग लिमिटेड और मैट्रिक्स गैस एंड रिन्यूएबल लिमिटेड, इन लोगों ने जो है महाराष्ट्र में भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन वैली विकसित करने के लिए साझेदारी की घोषणा की है। और महाराष्ट्र में कहां पर यह स्थापित होगी भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन वैली, तो पुणे में, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, अगला पॉइंट है, वह भारतीय सार्वजनिक उपक्रम जिसे लगातार छठे वर्ष प्रतिष्ठित CII GBC राष्ट्रीय ऊर्जा लीडर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है, तो यह है राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड। यह भारत का जो है सार्वजनिक उपक्रम है और इसे लगातार छठे वर्ष CII का GBC राष्ट्रीय ऊर्जा लीडरशिप पुरस्कार प्रदान किया गया है। इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखिएगा, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, ठीक है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं, रियल टाइम डाटा के लिए सितंबर 2024 में किस कंपनी ने एवियो प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, तो यह है अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग लिमिटेड। अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग लिमिटेड ने रियल टाइम डाटा के लिए एवियो प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कृषि स्टार्टअप को वित्त पोषित करने के लिए किस योजना को शुरू किया, तो वह है एग्रीश्योर योजना। एग्रीश्योर योजना क्या है, यह कृषि स्टार्टअप जो कोई भी करेगा उसके लिए फंड की व्यवस्था करेगा, सहयोग करेगा, ठीक है ना। तो एग्रीश्योर योजना क्या है, यह कृषि स्टार्टअप को वित्त पोषित करने के लिए केंद्रीय कृषि मंत्री द्वारा शुरू किया गया है, ठीक है ना, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक के बीच किस राज्य में चिकित्सा शिक्षा में सुधार हेतु 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं, तो महाराष्ट्र। देखिए भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक के बीच महाराष्ट्र में चिकित्सा शिक्षा में सुधार के लिए 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं, ठीक है ना, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक के बीच, और यह जो 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर है यह महाराष्ट्र राज्य में चिकित्सा शिक्षा में सुधार के लिए खर्च किया जाएगा, ठीक है ना, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने 26 अगस्त 2024 को आने वाले समय में छोटे ग्रामीण उधारकर्ताओं के लिए किस नाम से बाधा रहित ऋण उपलब्ध कराने की योजना की घोषणा की है, तो वह है एकीकृत ऋण इंटरफेस, ठीक है, ULI यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस। यह जानिए कि जो RBI के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, इन्होंने आने वाले समय में जो छोटे ग्रामीण उधारकर्ता हैं उनके लिए आसानी से ऋण उपलब्ध हो जाए, उन्हें बहुत परेशान न होना पड़े, इसके लिए ULI एक यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस की शुरुआत करने की घोषणा की है। इसे कहते हैं एकीकृत ऋण इंटरफेस, जहां से छोटे ग्रामीण उधारकर्ताओं को आसानी से ऋण मिल सकता है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, 28 अगस्त 2014 को केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च की गई योजना जिसने हाल ही में 10 वर्ष पूरे किए, तो कौन सी योजना है, प्रधानमंत्री जन धन योजना। देखिए 28 अगस्त 2014 को केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत की थी, और आपको पता होगा कि इसके अंतर्गत निःशुल्क खाते खोले जाने थे। जैसे ही इस योजना की घोषणा हुई, आप जानिए कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने कभी सोचा नहीं था कि उन्हें बैंक में खाता खोलवा उनका खाता खुल जाएगा आसानी से। ऐसे लोगों को निःशुल्क खाता खुलवाया गया, और उसका बहुत बड़ा लाभ जब कोरोना काल आया उस समय फंड के ट्रांसफर में मिला सरकार को। तो 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत हुई थी,
और 28 अगस्त 2024 को उसने 10 वर्ष पूरे किए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह योजना भी भारत को बहुत आगे ले गई, खासकर कोरोना काल में, ठीक है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में पीएम स्वनिधि योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य बन गया है, तो वह है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार पीएम स्वनिधि योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य बन गया है। इंपॉर्टेंट है, पीएम स्वनिधि योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा बना, तो मध्य प्रदेश बना, ठीक है ना। तो यह इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही। उसके बाद जो इसका शेष हिस्सा आर्थिकी का बचा है, इसको हम कल की वीडियो में कवर करेंगे। और आप आराम से करंट अफेयर्स को पढ़िए, अभी इतना टाइम है, थोड़ा थोड़ा पढ़िए और ऐसा पढ़िए कि दोबारा उसको पढ़ने की जरूरत ना पड़े। और जो इम्पोर्टेंट तथ्य हैं उन्हें आप अलग से नोट भी कर सकते हैं, या इस वीडियो को आप कई बार देख भी सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए। और हाँ, हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए, जहां महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध रहती हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें, ठीक है। तो मिलते हैं कुछ नए तथ्यों के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मेहनत से पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।